तमाम तरह के आंदोलन हुए, मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह ने लागू किया, पूरे भारत में सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले करना, लोगों पर हमले करना, दुकानों में आग लगाना, पुलिस प्रशासन पर हमला करना। आज भी वो वीडियो मौजूद है लल्लन टॉप पर। क्या वो लोग जेल में हैं? उन लोगों को सजा हुई? नहीं हुई। तो ये कौन सा दोहरा पैमाना है? आप कह रहे कि जमानत के लायक ही माहौल नहीं बन रहा। अरे भाई, जमानत देने में क्या परेशानी है आपको? जमानत का मतलब फिरार नहीं होता। मुसलमानों का नेता कौन? रवीश कुमार। मुसलमानों का मसीहा कौन? अभिसार शर्मा। मुसलमानों का मसीहा कौन? पुण्य प्रसन्न वाजपेयी। मुसलमानों का मसीहा कौन? तो साक्षी जोशी। एक भी गैर ब्राह्मण नाम नहीं मिलेगा आपको। मुसलमानों का मसीहा कौन? अजीत अंजुम। मुसलमानों, आप कुछ मुसलमान मेरे नादान है, मैं उनको नहीं बोलना चाहूंगा, वो नादान है, वो समझ नहीं रहे लॉजिक को, कि वो सारी चीजें एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता है कि हिंदुओं का भी हीरो होगा ब्राह्मण, मुसलमानों का भी हीरो होगा ब्राह्मण, दलितों का भी हीरो होगा ब्राह्मण, पिछड़ों का भी हीरो होगा ब्राह्मण, बिहारियों का भी नेता होगा ब्राह्मण, बंगालियों का भी नेता होगा ब्राह्मण, पंजाबियों का भी नेता हो जाएगा ब्राह्मण। जो युवा सत्य की बात, हक की बात, अधिकार की बात, सम्मान की बात, देश के आम नागरिकों की बात अगर करेंगे, उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाएगा। जब प्रावधान है तो आप बताइए जज साहब, आप बेल क्यों नहीं दे रहे? ये अदालत में ही पूछना पड़ेगा। आप अपनी मजबूरी बता के जाइए। आप लॉजिकली तो इन्हें बेल मिलना चाहिए, लीगली तो इन्हें बेल मिलना चाहिए। तो उम्मीद की एक किरण जगी थी कि इस बार उम्मीद है कि हर हाल में अदालत जो है इन लोगों को जमानत देगी। देखिए, जो मौलिक अधिकार है उसमें जमानत भी एक मौलिक अधिकारों का पार्ट है। और ट्रायल के बाद जब सारे एविडेंस, सारे तथ्य सामने आते हैं, तब जाकर ये फैसला होता है कि ये मुजरिम है या नहीं है। जब तक ट्रायल नहीं होता है तब तक वो मुलजिम होते हैं। जितने भी कानून हमारे मुल्क में बनाए गए हैं अब तक, उन कानूनों में ये रखा गया है कि 1 साल तक हम उसकी सुनवाई नहीं करेंगे मैक्सिमम, उसके बाद सुनेंगे, सुनना चाहिए। और रिकॉर्ड अगर उठाकर आप देखें तो कुख्यात अपराधी जिनसे मुल्क को, समाज को, कौम को खतरा रहा है, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिनको वक्तन फवक्तन निचली अदालतों ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी हैं। सैकड़ों नाम हैं, गिनाए नहीं जा सकते। सैकड़ों ऐसे नाम हैं कि संगीन धाराओं में जेल के अंदर बंद मुलजिमों को कोर्ट ने जमानतें दी हैं। अब दिल्ली दंगे में जो भूमिका को लेकर आरोप लगे हैं शर्जील इमाम पर, CNRC को लेकर, या उमर खालिद पर, या खालिद सैफी पर, या मीरान हैदर पर, और इस तरह के तमाम तकरीबन दर्जन भर जो लोग हैं, इन पर जो आरोप लगे वो आरोप दंगा भड़काने, लोगों को उकसाने, मुल्क के खिलाफ बातें बताने इत्यादि इत्यादि, इस तरह के आरोप उन पर लगे। मैं बिल्कुल होशो हवास में बातें कह रहा हूं और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से विनती पूर्वक आग्रह भी करता हूं कि दंगा से पूर्व और दंगा के समय, दंगा के पूर्व, दिल्ली दंगे की बात कर रहा हूं, दिल्ली दंगा के पूर्व और दिल्ली दंगा के समय और दिल्ली दंगा के बाद कपिल मिश्रा द्वारा दिए गए बयानों की ऑडियो और वीडियो अदालत मंगवाए, और उमर खालिद के द्वारा दिए गए भाषणों के वीडियो मंगवाए, और दोनों को सार्वजनिक करके कोर्ट हॉल के अंदर चलवाए, और गीता, रामायण, अल्लाह, ईश्वर, कुरान सबको सामने रखकर जज साहब स्वयं ये निर्णय लें कि देश और समाज के लिए सबसे घातक बयान कपिल मिश्रा जी का था या उमर खालिद साहब का था। ये करना चाहिए कोर्ट को कोर्ट का मतलब, अदालत का मतलब है न्याय, अदल, इंसाफ, और इंसाफ के लिए सत्य का सामने लाना। अगर अदालत के पास इतना समय नहीं है कि वो कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी, अनुराग ठाकुर और PWD मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश साहिब सिंह वर्मा,
इन लोगों के बयान को अदालत नहीं देख सकती है, वक्त नहीं है। अदालत तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बयान को सुनने का वक्त अदालत के पास नहीं है। मैं मानता हूं नहीं है। तो आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है इनके साथ? नहीं, अब कह रहे हैं, मैं क्यों कहूं? अदालतें अपने क्रियाकलापों से खुद ये मैसेज दे रही हैं कि एक को तो हम पकड़ेंगे भी नहीं। कपिल मिश्रा को अगर 10-20 दिन भी जेल में डाल दिया जाता तो दिल को यह सुकून मिलता कि भाई इंसाफ का तराजू बराबर चल रहा। वो तो तराजू न्याय की देवी ली हुई है जिसमें एक तरफ झुका हुआ है। मुझे लगता है वही रियलिटी हो रहा है कि मामला झुका हुआ है। और मजहब को देखकर अगर फैसले होने लगेंगे तो बचेगा क्या डेमोक्रेसी में? क्या अदालत में बैठे हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय सत्य से अवगत नहीं है? मुझे लगता पूर्ण रूप से अवगत हैं, लेकिन अदालतें दबाव में हैं। किसके दबाव में है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल खुली गुंडागर्दी हुई डोनाल्ड ट्रंप के भारत में रहे हुए डीसीपी महोदय की मौजूदगी में थ्रेट किया गया, धमकी दी गई, वो वीडियो वायरल हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। ताज्जुब की बात है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? जब प्रशासनिक पदाधिकारी, वो भी वरिष्ठ पदाधिकारी, डीसीपी मौजूद हो और पूरा संवेदनशील माहौल हो और देश के अंदर दुनिया के एक बड़े चेहरे मौजूद हो, डोनाल्ड ट्रंप, जो ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप है, मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, दोस्त हैं। दुनिया में उतना बड़ा कोई दोस्त मोदी जी का नहीं, हालांकि दोस्त उन्होंने आज बदला है। अब शी जिनपिंग जो है उससे दोस्ती नहीं हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अब मैं बात नहीं करूंगा, नाराज उराज हो रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग विषय है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत में मौजूद है, सिक्योरिटी हाई है, उसके बावजूद डीसीपी महोदय के सामने जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कपिल मिश्रा के द्वारा, वो शब्द निहायत ही आपत्तिजनक, असंवैधानिक, असामाजिक, अमर्यादित है। कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। रागिनी तिवारी के वो सारे वीडियोस, कोई पूछने वाला नहीं है। सैकड़ों वीडियोस आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन दर्जन भर लोगों के जिन लोगों ने एक सरकार की पॉलिसी के खिलाफ असहमति का इजहार किया था, उन्होंने ये कहा कि सीए एनआरसी मेरी वैचारिक समानता हो या ना हो उनसे, मैं वैचारिक समानता नहीं रखता हूं, मैंने डिसएग्री किया है। मैंने सीए एनआरसी में एक अलग लॉजिक रखा था, मुझे पता है इनकी चाल का। आज उस चाल में हमारे सैकड़ों नौजवान फंसे और उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो तर्क उनके थे वो भी गलत नहीं थे। उनके तर्कों में भी एक अपना दम था। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो लोग प्रोटेस्ट में अपनी बातें रख रहे थे, उनके तर्क को नकारा नहीं जा सकता। मैं उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं, ये मेरा अलग मामला है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। और एक तर्क नहीं, सरकार के खिलाफ, केवल मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, मनमोहन सरकार के खिलाफ, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ, बीपी सिंह सरकार के खिलाफ तमाम तरह के आंदोलन हुए। मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह ने लागू किया। पूरे भारत में सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले करना, लोगों पर हमले करना, दुकानों में आग लगाना, पुलिस प्रशासन पर हमला करना, आज भी वो वीडियो मौजूद है लल्लन टॉप पर। क्या वो लोग जेल में हैं? उन लोगों को सजा हुई? नहीं हुई। तो ये कौन सा दोहरा पैमाना है? जितने दंगे हुए, गुजरात में भी तो दंगा हुआ था 2002 में, उस दंगे को किसने भड़काया था? वहां तकरीरें किसने की थी? वहां आग किसने लगाई थी? वहां घरों को किसने उजाड़ा था? वहां इज्जत किसने लूटी थी? वहां इज्जत लूटने वाले कहां हैं? मात्र 11 लोग, 11,000 मुसलमानों को मार दिया और 11 लोग को आप जेल में दिखा रहे हैं, उसको भी मैंने रिहाई देकर माला पहना रहे। और ये दर्जन भर मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि जमानत के लायक ही माहौल नहीं बन रहा। अरे भाई, जमानत देने में क्या परेशानी है आपको? जमानत का मतलब फिरार नहीं होता, जमानत का मतलब मुकदमा खत्म नहीं होता। जमानत का मतलब सिर्फ होता है कि कैद से आप आजाद हैं, लेकिन आपको कोर्ट के क्या कहते हैं, आदेश का पालन करते रहना, हाजिरी देते रहना और अपना पक्ष रखते रहना। भाई पक्ष रखेंगे, हम मुकदमे की तारीख पर हाजिर रहेंगे, लेकिन आप जमानत नहीं दे रहे। आप
जिन पर संगीन आरोप है, जिनके गिरफ्तारी पर दर्जनों लोग मारे गए थे। बाबा राम रहीम जब गिरफ्तार हुए थे, सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया था, ओबी वैन जला दिए गए थे, मीडिया पर कर्मियों पर हमले हुए थे, कई लोग उसमें मारे गए थे। आरोप क्या था? आरोप बहुत ही संगीन था, जिसमें हत्या, बलात्कार, लूट, धोखाधड़ी सब कुछ था। और इस देश में एक नई सेना तैयार करने की योजना थी बाबा राम रहीम पर। जी, नई फिल्म, नई थ्योरी, नई सेना, नई फौज, नई दुनिया, नया भारत बनाने की बात करने वाले बाबा राम रहीम को पैरोल और माला और बाकी को ताला, ये अदालत को समझना पड़ेगा। तो क्या उदाहरण पेश किया जा रहा है कि अगर मुस्लिम लड़के ऐसा काम मुस्लिम लड़के, मुस्लिम युवा, मुस्लिम पढ़े लिखे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कभी भी कोई हक बात, सच बात न बोले, सड़क पर न आए, अपनी लड़ाई न लड़े, ये माहौल बनाने की कोशिश है। मुसलमानों की लड़ाई अगर लड़ेगा तो सिर्फ ब्राह्मण ही लड़ेगा, ये माहौल बनाया जा रहा। भले नहीं यही हो रहा, आप यूट्यूब की दुनिया में देखें, टीवी की दुनिया में देखें, पॉलिटिक्स में देखें, जहां देखें, मुसलमानों का नेता कौन? रवीश कुमार। मुसलमानों का मसीहा कौन? अभिसार शर्मा। मुसलमानों का मसीहा कौन? पुण्य प्रसन्न वाजपेयी। मुसलमानों का मसीहा कौन? तो साक्षी जोशी। एक भी गैर ब्राह्मण नाम नहीं मिलेगा आपको। मुसलमानों का मसीहा कौन? अजीत अंजुम। मुसलमानों, आप कुछ मुसलमान मेरे नादान है, मैं उनको नहीं बोलना चाहूंगा, नादान है, वो समझ नहीं रहे लॉजिक को, कि वो सारी चीजें एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता है कि हिंदुओं का भी हीरो होगा ब्राह्मण, मुसलमानों का भी हीरो होगा ब्राह्मण, दलितों का भी हीरो होगा ब्राह्मण, पिछड़ों का भी हीरो होगा ब्राह्मण, बिहारियों का भी नेता होगा ब्राह्मण, बंगालियों का भी नेता होगा ब्राह्मण, पंजाबियों का भी नेता हो जाएगा ब्राह्मण, और मराठियों का भी ऐसा माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा। पूरे न्यायपालिका में ब्राह्मणों का कब्जा है। बार बार मैं कह रहा हूं, न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं, यह सवाल उठता है और दब जाता है। इस सवाल को पूरी ताकत के साथ रखने की जरूरत है। न्यायपालिका आरक्षण से अछूत क्यों? सारा जो लॉबी है ब्राह्मण बनियों का, बनिया धन कमाता है, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, ब्राह्मण को और कुछ नहीं चाहिए, माल तो है ही सम्मान के साथ। तो ये लॉबी एक है पूरे देश में जो पूरे देश का शोषण करना चाहती है। तो ऐसे युवाओं को, जो युवा सत्य की बात, हक की बात, अधिकार की बात, सम्मान की बात, देश के आम नागरिकों की बात अगर करेंगे, उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाएगा। उमर खालिद निकल पाएंगे जेल से या फिर जेल में ही? देखिए, ये तो अदालती प्रक्रिया है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे जो वकील खड़े हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा मजबूती से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। कई लोगों को जमानत मिली है, देखिए अभी मिली है। मैं कह रहा हूं, हमारे वकील शायद मजबूती से पक्ष नहीं रख रहे हैं। मजबूती से पक्ष का मतलब जज साहब से उनको कानूनी जिरह करना पड़ेगा। जब प्रावधान है तो आप बताइए जज साहब, आप बेल क्यों नहीं दे रहे हैं, ये अदालत में ही पूछना पड़ेगा। आप अपनी मजबूरी बता के जाइए। आप लॉजिकली तो इन्हें बेल मिलना चाहिए, लीगली तो इन्हें बेल मिलना चाहिए। जो तमाम अदालतों के दूसरे फैसले हैं, जिसको हवाले के तौर पर, उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता, जो वकील पेश करते हैं, पूरा एक सिस्टम होता, उसका एक बुक होता, आपको पता कि नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट के भविष्य के जितने फैसले हैं, उसका एक बुक बनता है, वो वकील को मिलता है। अतीत के जो फैसले हैं, मैं भविष्य बोल रहा हूं, सॉरी, अतीत के जितने फैसले हैं, जो पहले फैसले आ चुके हैं, वो कानून बन जाता है, उसी को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जिन जिन लोगों को बेल दिए गए हैं, तो हमारे जो वकील हैं वो उस तमाम हवाले के साथ वहां खड़े हो, और फिर अगर उसके बाद भी जज साहब बेल नहीं देते तो वो पूछ लें सिर्फ इतना कि जज साहब जाते जाते प्लीज एक चीज बता दो, अब जमानत आप क्यों नहीं दे रहे हो, ये बता दो बस प्लीज। जज साहब के मुंह से निकल जाएगा कि भैया मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तुम समझ रहे हो, मुझे लोया नहीं बनना, तो बात समझ में आ जाएगी लोगों को। यहां एक नजीर है, एक उदाहरण, एक लंबी फहरिस्त है। मैं एक बात पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारा मानना है कि इंसाफ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई
कोई भी हो, मजदूर हो, मजबूर हो, परेशान हो, झुग्गी में रहने वाला हो, नाव चलाने वाला हो, सब्जी की खेती करने वाला हो, रेड़ी पटरी लगाने वाला हो, या वक्त का बादशाह क्यों न हो, इंसाफ में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इंडियन डेमोक्रेसी में भेदभाव की गुंजाइश थी नहीं, गुंजाइश निकाल ली गई है, गुंजाइश है नहीं। हमारे भारत का संविधान विद द पीपल ऑफ इंडिया का मामला, हमारे यहां हम भारत के लोग हैं। ये नहीं कहा कि हम ब्राह्मण, हम वनिया, हम क्या कहते हैं शूद्र, और हम फला, और हम चिला, और हम ये, और हम बिहारी, और हम बंगाली, और हम नेपाल। नो, हम भारत के लोग। और इक्वल जस्टिस की बात कही गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही, इक्वल सब में इक्वलिटी की बात की गई। लेकिन सत्ता में बैठे लोग संविधान की मनमानी व्याख्या करके कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। इस पर इससे अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, भारत की जनता को यह समझने की आवश्यकता है। और एक आंदोलन देश में ये हर हाल में शुरू होना चाहिए। ये वोट चोरी और फला चोरी ये सब तो चलता ही रहेगा, आंदोलन तो होते ही रहे, लेकिन एक आंदोलन देश में बड़ा हो। न्यायपालिका में आबादी के अनुपात में आरक्षण की आवश्यकता है। आबादी के अनुपात में एससी, आबादी के अनुपात में एसटी, आबादी के अनुपात में ओबीसी, आबादी के अनुपात में जनरल, ये आबादी के अनुपात में करवाया जाए। इसकी लड़ाई लड़ने की सख्त जरूरत है, क्योंकि बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है। 80-90% जो है वो अपर कास्ट ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और 4-5-7% जो है वो नीचे के लोग हैं। कहीं ना कहीं वहां भी ये भेदभाव की बू आती है।